एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हर दिन की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। आज 26 जून है और आज का दिन जो है काफ़ी विशेष माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स जो है हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। और आज जो है हम ड्रग्स के अवेयरनेस की बात करेंगे। ड्रग्स जिस तरह से फैल रहा है इस पर जो है चर्चा करेंगे, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जो है आज का दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की अपने आप में ही जो है खास अहमियत है। इस वक्त जो है डॉक्टर विशाल टंडन जी मेरे साथ हैं, इनसे विस्तार से जो है हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, और 26 जून का दिन जो है विशेष प्रकार से इसलिए बनाया गया है ताकि हम आज जो है इस पर विस्तार से चर्चा कर सकें, इसकी रोकथाम की जो है बात की जा सके। किस नज़रिए से देखते हैं आप आज के दिन को? देखिए रितेश जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका चलन है ये ना केवल मतलब पूरे विश्व में, इंडिया में पहले हम सुनते थे कि हमारी जो नियर बाई स्टेट्स हैं, पंजाब में बड़ा इसका चलन था। तो अब जो है ये धीरे धीरे जम्मू डिवीज़न और JNK डिवीज़न, पूरी JNK में पूरा जो है ये मतलब अपने पैर पसार चुका है। और यूथ को ही नहीं, मुझे लगता है, और हर वर्ग, छोटे से छोटे मतलब जो टीनेज बच्चों से लेकर जो अडल्ट है, वो इसमें आस्ता जो है धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। और किसी भी मतलब दोनों जेंडर, मेल और फीमेल भी इक्वली इन्वॉल्व होना ये बड़ा सीरियस एक इशू है। और मैं ये बोलूँगा कि ये जो ड्रग्स हैं, ये केवल सिर्फ ड्रग्स और यूथ ही के साथ दो पहलू नहीं है, इसमें बड़े सारे पहलू हैं, जिसमें ये जो ड्रग्स हैं ये क्राइम के साथ जुड़े हैं, ये सेक्सुअल क्राइम के साथ जुड़े हैं, ये इकोनॉमिक लॉस, एक फैमिली का, एक इंडिविजुअल का, एक सोसाइटी का, पूरे देश का, उसके साथ एक इसका जुड़ाव है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे एक टेररिज्म का भी एक पार्ट है, तो इसको उस नज़रिए से भी देखना होगा कि यूथ जो हमारा वो किस प्रकार इसमें धीरे धीरे घुसता चला जा रहा है। बड़ा सीरियस एक इशू है। डॉक्टर साहब, रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं आप? किसका कसूर है? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जहाँ फैक्टर्स अगर हम बात करें, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें यूथ जो है इसके अंदर घुसता है। मैं बताता चलूँ, रोल बाय लार्ज तो एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। जैसे जो इंडिविजुअल है उसमें ब्रोकन फैमिलीज़, अगर कोई स्ट्रेस्ड है, कोई डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, उसको लगता है मैं सोसाइटी में पिछड़ गया हूँ। उसके बाद अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है इस सब के पीछे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलता हूँ, पीयर प्रेशर, और एक जिसको हम बोलते हैं थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए भी लोग कभी कभी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको इस तरफ धकेलते हैं। और एक और जी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हिडन है, मैं बताऊं, जो पेडलर्स हैं, उनका एक बड़ा टिपिकल ट्रेंड है। ये पुलिस जो हमारी वो जानती है कि भाई उनका ट्रेंड क्या रहता है कि इनिशियली हम इसको प्रोवाइड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, ताकि यूथ जो है इसमें आदी होता चला जाए, और धीरे धीरे जैसे वो आदी हुआ तब वो अपने विड्रॉ कर लेते हैं और उसको इकोनॉमिकली इरोड करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स लगभग किसी में कोई पाया जाएगा, किसी में कोई पाया जाएगा। इफेक्ट की बात करें, किस तरह का प्रभाव जो है ह्यूमन बॉडी पर देखने को मिलता है, किस तरह से इसका इफेक्ट जो है हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें देखें, जो बॉडी है बाय लार्ज, कोई भी एडिक्शन होगी, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो अल्कोहल होगा, स्मोकिंग होगी, कुछ भी होगा, इसके दो पहलू हैं। दो पहलू ये हैं कि एक फर्स्ट जो फेज़ है उसको हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं रितेश जी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तक तो यहाँ तक रहती है कि बॉडी को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ फ़ायदे मिलते हैं कुछ चीज़ लेने से। जैसे कि उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, उसमें एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो मतलब उसको रियलिटी से हट जाता है, उसको रियलिटी रहती नहीं, चाहे वो कोई भी रियलिटी हो, उससे वो परे हट जाता है। तो उसको लगता है कि ये बॉडी को कुछ मुझे फ़ायदा हो रहा है, साइकोलॉजिकली मुझे फ़ायदा हो रहा है, जानते हुए भी कि ये सब्सटेंस जो है ख़राब कर रहा है मेरी हेल्थ, वो कंज्यूम करता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो पहली फेज़ तो ये रहती है। जब ह्यूमन बॉडी आदी हो जाती है उसके ऊपर, वो एक दूसरी फेज़ में जाती है, उस फेज़ का नाम है फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस में ये होता है रितेश जी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। माने बॉडी अब कुछ गलत होता है, जब वो चीज़ ना मिले, वो जिस पे आप आदी हो चुके हैं, वो ना मिलने से मैनिफेस्ट करती है। जैसे
जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, आपको एंग्जाइटी रहेगी, नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी पेन करेगी, टांगों में दर्द रहेगी, पेट में दर्द रहेगी, उल्टी होएगी, वॉमिटिंग, नौशिया, मतलब चक्कर आना, ये सारी चीज़ें, घबराहट, ये सारे एक्सपीरियंस करते हैं। अब इससे बचने के लिए वो इंसान जो है कंपेल होता है, वही चीज़ बार बार कंज्यूम करता जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में वो अपनी पूरी हेल्थ जो है वो ख़राब कर देता है। ये बिल्कुल हेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डेथ रेशियो की बात करें तो इस समय क्या डेथ रेशियो चल रहा है? देखिए, इसमें डेथ रेट इज़ वेरी हाई, मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। बिसाइड और जो मैं आपने जो चीज़ें बोली, इकोनॉमिक लॉस और सारी चीज़ें, जो लॉस तो हैं ही। डेथ क्यों होती है ऐसे मरीज़ की? वो डेथ में देखें, वो सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं तो दे आर मोर वनरेबल फॉर HIV, एड्स, उसके बाद सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शंस। उसके अलावा जब आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो भी आप निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ों की चपेट में आते हैं। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो बड़ा चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कोई आधा अधूरा डी एडिक्शन में घुसता है, माने फैमिली को चीट करता है, फैमिली उसको डी एडिक्शन सेंटर ले जाती है, उसके ऊपर उसको एंटीडोट दिया जाता है, उसका तोड़ दिया जाता है और वो मतलब कंपल्शन में वो एंटीडोट स्टार्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी फैमिली को चीट कर रहा होता है और जब बाहर जाके वही सब्सटेंस लेता है तो वो ये पाता है कि उसकी मात्रा कम उसको महसूस हो रही, वो असर दे नहीं रही, तो वो ऑटोमेटिकली हायर डोज लेता है। जब हायर डोज किसी सब्सटेंस का लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी बड़ी जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोर्टेलिटी का कारण बनती हैं और डेथ रेट इज़ वेरी हाई अमंग सच सब्जेक्ट्स। डॉक्टर साहब, अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाता है, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पुनः जो है वो अपना जीवन जो है जी सकता है? देखें, इसमें मैं ये बोलूँगा कि वो इंसान जो अपनी चेतना के साथ आए, जो सेल्फ अपने मर्ज़ी से आए और चाहे कि मैं निकलूँ, उसमें बड़ा हाई पॉसिबिलिटी रहती है इसको निकालने में। सेकंड, जिस आदमी की सोसाइटी और जिस आदमी को फैमिली सपोर्ट करे, उसमें भी बड़ी हाई पॉसिबिलिटी रहती है। पर जिसमें ये चीज़ें नहीं रहती, ऐसा देखा गया है कि उनका निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, उनको इन चीज़ से निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो डी एडिक्शन सेंटर है, इसमें प्रमुख तौर पे जी 2 प्रकार के ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन रहते हैं। एक, जब हम पाते हैं कि इसको फैमिली सपोर्ट बड़ी अच्छी है, इसकी सुपरविज़न बहुत अच्छी है, ये अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, फैमिली वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम उसको एंटीडोट वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें डालते हैं और 15 दिन का प्रोटोकॉल रहता है। उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप पे रहता है। 6 मंथ तक अगर वो निकाल जाए इस डी एडिक्शन से तो बड़ी हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि वो निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरी लाइन ऑफ एक्शन जब हम पाते हैं डी एडिक्शन सेंटर में कि भाई ये इंसान कि ये फैक्टर्स, साथ वाले फैक्टर्स जो इतने प्रभावशाली नहीं हैं, तो हम उसको एक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट, माने हम उसको बंद करके, उस सब्सटेंस को बंद करके उससे कम लीथल, जो कम मतलब नुकसानदायक हो, उस सब्सटेंस पे डाल देते हैं ताकि उसकी बॉडी के हेल्थ इफेक्ट जो है वो मतलब उसका प्रभाव कम किया जा सके। तो ये 2 लाइन ऑफ एक्शन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि जो डी एडिक्शन सेंटर मेडिकल कॉलेज का है, बड़ा अच्छा और बड़ा इफेक्टिव तरीके से जो काम कर रहा है डॉक्टर मन्नू अरोड़ा की अध्यक्षता में, और हमारे प्रिंसिपल जो हैं बड़े कीन रहते हैं कि उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना है। और इस दिन मैं आश्वस्त करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, GMC एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप जो बच्चे भी, जो भी जानकार हैं, जिसको पता है कि ये एडिक्शन में है, उसको खुल के सामने आना चाहिए, अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए सेंटर में, और ताकि इसका बेनिफिट आपको जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि बड़ा देखा गया है कि लोग हेजिटेट करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं कि मैं एडिक्शन में घुस गया हूँ, मैं क्या बताऊँ, है ना। तो मुझे लगता है कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी। अगर आप नहीं चाहते आपकी किसी फैमिली को या किसी को ना पता लगे, तो आप इसमें रजिस्टर हों और इसका लाभ लें और इससे बाहर निकलें, ताकि आप नहीं, सोसाइटी भी, हमारा जम्मू रीजन भी और हमारा देश भी जो है इस मतलब मीनेस से बच सके, और सोसाइटी की आपकी जो कंट्रीब्यूशन एज ए यूथ है वो आप प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन आप कर सकें, ना कि इसमें जाल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो इनिशियल स्टेज होती है, जिस तरह से इंडिविजुअल जो है बाय मिस्टेक जो है ये कदम उठा लेता है और उसके बाद जो है हैबिचुअल हो जाता है, तो इनिशियल स्टेज में अगर जानकारी नहीं मिल पाती है, इनिशियल स्टेज में क्या ट्रीटमेंट है, और अगर बाद में
जानकारी मिल पाती है तो उस समय क्या ट्रीटमेंट दी जाती है और कितना जो है दोनों की ट्रीटमेंट जो है ईजी होती है कि ताकि जो पेशेंट है उसको हम बचा सकें? देखिए, जो इनिशियल है तो मैंने बताया वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में बाय लार्ज रहेगा, है ना, चाहे वो किसी भी, चाहे वो हीरोइन का नशा कर रहा है, चिट्टा जिसको बोलते हैं, कैनबिस है, कोई भी, उसमें अगर इनिशियल फेज़ में वो है तो उसको निकालना बड़ा आसान और सरल रहता है, दिक्कत नहीं रहती उसमें, क्योंकि वो भी फिजिकली डिपेंड नहीं हुआ है। पर जब वो फिजिकली डिपेंड होता है उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन रिलैप्स रेट इज़ वेरी हाई। आई टेल यू कि जो फर्स्ट मंथ, 6 मंथ और ईयर, ये जो मापदंड मैंने बताए, इसमें रिलैप्स इज़ वेरी हाई। तो अगर हम अच्छी सुपरविजन रखें, उसके ऊपर ये नज़र रखें, क्योंकि देखिए नशा कब करेगा इंसान, जब उसके पास पैसे का एक्सेस है, जब उसके पास गाड़ी है, क्योंकि उसको अलग जगह चाहिए, है ना। गाड़ी में एक मैंने देखा कि हब बन गया कि वहाँ बैठ के कहीं लगाई गाड़ी और उसका नशा उसको मतलब सेवन किया। गाड़ी का एक्सेस ना दें उसको आप पैसे से थोड़ा वंचित रखें, उसके ऊपर सुपरविजन रखें, उसमें देखें कि वो घर पे रहे उतनी मैक्सिमम देर, तो उससे ये सारी चीज़ें जो हैं उसको फ़ायदा देंगी, नशे निकालने में आसानी रहेगी। और मैंने जैसे आपने जो प्रश्न था, फिर साइकोलॉजिकल फर्स्ट फेज़ में इजी रहता है, बाद में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड वो सुपरविजन में, डॉक्टर की सुपरविजन में और डी एडिक्शन सेंटर में पर्याप्त रूप में अपनी मेडिकेशन करवाए और विलफुली करवाए, अपनी मर्जी से करवाए। डॉक्टर साहब, आखिर में आप सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ सोसाइटी में, और इसमें सबका रोल है, इसमें पुलिस का रोल है, आपका रोल है, हमारा रोल है, और हर इंडिविजुअल का रोल है कि इसमें हम जो है इस रीजन को एटलीस्ट जो है नशा मुक्त बना सकें। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। यूथ जो इस समय जिसके पास कोई भी काम नहीं है, उसके लिए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि वो उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो, ताकि इस डायरेक्शन में वो ना जाए, नेगेटिव साइड ना जाए, पॉजिटिव फेस सोसाइटी का जो उभर के सामने आए। मुझे सभी से ये अपील है कि से बिग नो टू ड्रग्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से ड्रग्स की बात करें तो अब वक्त आ गया है कि हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा और हर इंडिविजुअल को जो है अपना अपना योगदान देना होगा। हमें इसके फीचर्स पे जाना होगा, इसके फैक्टर्स पर जाना होगा कि आखिर कारण क्या है, क्यों एक टीनेजर, क्यों एक यूथ जो है वो भटक जाता है। इस पर जो है फैमिलीज़ का रोल है, हमारे फ्रेंड्स का रोल है, हमारी सोसाइटी का रोल है और हर एक इंडिविजुअल का रोल है, क्योंकि जिस पर बीती है उसी को ये पता होता है कि कितना दर्द है। लेकिन उस दर्द से जो है हर किसी को निकालना होगा ताकि हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी जो है गलत दिशा की तरफ जो है वो ना भटकें। और प्रशासन से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जितना तेज़ हो ये मुहिम चलानी चाहिए, ड्रग पेडलर के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।